आज हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है क्या? एथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्केनोइक अम्ल होता है, और एल्केनोइक अम्ल के तर्ज पर एसिटिक अम्ल में चूंकि 2 कार्बन हैं तो इसका नाम बन जाता है एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल साधारण नाम या IUPAC नाम इसका एथेनोइक अम्ल। इस कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्या प्रिपरेशन है यानी कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं यानी गुण हैं, और इसका उपयोग, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल का प्रिपरेशन, निर्माण के विधि। कई विधियां हैं जिससे हम लोग एसिटिक अम्ल को बना सकते हैं। जैसे पहला है एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। अब ऑक्सीकरण करना है तो वहां पर कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ही किसी दूसरे पदार्थ का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्ल की उपस्थिति में K2Cr2O7, तो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाएगा। या इसके स्थान पर अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होगा Na2Cr2O7, यानी पोटेशियम के स्थान पर क्या हो जाएगा? सोडियम। तो पूरा सूत्र इसी आधार पर रहेगा Na2Cr2O7, तो वह कहलाता है सोडियम डाइक्रोमेट। तो यहां पर एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए उचित ऑक्सीकारक क्या होता है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। अब जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल पहले ऑक्सीकृत होता है तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो एथिल एल्कोहल, चूंकि हमको एसिटिक अम्ल बनाना है इसलिए हम लोग एथिल एल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं। आप कोई दूसरा भी एल्कोहल लेंगे तो जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। देखिए एथिल एल्कोहल 2 कार्बन का है तो यहां पर पहले स्टेप में एल्डिहाइड बन रहा है CH3CHO, तो 2 कार्बन है ना, तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, और बाकी क्या हो जाएगा? H2O यहां से निकल जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि फिर ऑक्सीकरण होगा। जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, उतने ही कार्बन का। तो CH3CHO में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा क्या? CH3COOH। तो यहां पर आप कन्वर्जन में सब क्रिया को दिखा सकते हैं। एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, या एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, या किसी एल्डिहाइड से भी आप क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन देखिए, मेथिल साइनाइड के जल अवघटन द्वारा। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आप मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराइए तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिक अम्ल। देखिए मेथिल साइनाइड CH3Cl जलीय विलयन है, अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, HCl है, तो यहां बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। जितने कार्बन का साइनाइड, 2 कार्बन है
तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। और अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है और वह अमोनिया HCl से क्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है एथिल एसीटेट के जल अवघटन द्वारा। पीछे आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट हमारा क्या है, एस्टर है। एस्टर कैसे बनता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की किसी अल्कोहल से क्रिया कराने पर। तो जब एस्टर का जल अवघटन करेंगे तो एस्टर जिससे मिल करके बना होता है, जल अवघटन करने पर फिर टूटकर वही क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो एथिल एसीटेट है, तो एथिल एसीटेट का जब जल अवघटन करेंगे तो यह टूटेगा, तो एस्टिक देखिए CH3COOC2H5, यह एथिल एसीटेट है, तो यहां से टूटेगा तो एक भाग CH3COO हो जाएगा और CH3COO में जल का H आयन आकर के जुड़ जाएगा तो CH3COOH हो जाएगा एस्टिक अम्ल, और C2H5 आपका एक होगा, इसमें इसका OH जाकर के जुड़ेगा तो बन जाएगा C2H5OH। तो एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल दोनों बन गया। हमको किससे मतलब है, एसिटिक अम्ल से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो एथिल एसीटेट के जल अवघटन से भी एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। अगला है एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। एसिटामाइड, एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2, एसिटामाइड। एसिटामाइड या इसको एसिटेमाइड भी कहते हैं। तो CH3CONH2, देखिए इसमें 2 कार्बन है CH3CONH2, और नाइट्रस अम्ल हम लोगों का है HNO2। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 2 अम्ल होते हैं, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, एसिटामाइड नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 2 अम्ल होते हैं। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। तो जब यहां पर क्रिया होती है तो एसिटिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है और जल बनता है। तो ये सामान्य विधियां हैं एसिटिक अम्ल बनाने की। अब इसके बाद औद्योगिक निर्माण आता है। औद्योगिक निर्माण, बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में हम एसिटिक अम्ल को कैसे बनाएंगे। तो औद्योगिक निर्माण की भी कई विधियां हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य विधि है वह गन्ने के रस से या एथिल एल्कोहल से किया जाता है। चाहे गन्ने का रस ले लीजिए, यानी शर्करा ले सकते हैं, या एथिल एल्कोहल। तो अगर शर्करा लेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एथिल एल्कोहल बनाना पड़ेगा किण्वन करा करके, और फिर एथिल एल्कोहल से फिर आप एसिटिक अम्ल बनाएंगे। या स्टार्च से भी आप बना सकते हैं, मंड से, मंड का किण्वन करा करके एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से फिर इसी स्टेप के द्वारा एसिटिक अम्ल, या डायरेक्ट सीधे आप एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाते हैं। यह जो एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि है, इस विधि का नाम होता है शीघ्र सिरकन विधि या शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगर प्रोसेस। यानी इस विधि द्वारा एसिटिक अम्ल जो है यानी सिरका बहुत कम समय में बन जाता है। आप सामान्यतः गांव में देखिए गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है, तो गन्ने के रस को लेकर के किसी पात्र में छत के ऊपर रख दिया जाता है और 2-3 महीने में लगभग जा करके आपका वो सिरका बन करके तैयार होता है। फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन होता है, 2-3 बार उसको फिल्टर करना पड़ता है, तो उस तरह से आपका जल करके वह किण्वन हो करके सिरका तैयार होता है। और इस विधि द्वारा जब हम सिरका बनाएंगे तो 3 महीना नहीं लगेगा, मात्र 1 सप्ताह में सिरका तैयार हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा बहुत जल्दी बना कि नहीं बना, इसलिए इस विधि का नाम है शीघ्र सिरकन विधि, ठीक है ना। अब देखिए इस विधि में क्या होता है कि जो हमारा एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल के
जलीय विलयन को Y में खुला रखा जाता है। तो Y में खुला रखते हैं तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई ये जीवाणु होता है। इस जीवाणु के द्वारा किण्वन की क्रिया होती है और एथिल एल्कोहल से क्या बन जाता है? एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, यह है आपका शीघ्र स्रीकरण विधि है। देखिए इसका चित्र, देखिए शीघ्र स्रीकरण विधि का चित्र है। कैसे बनाते हैं? एक लकड़ी का बड़ा कुंडा लिया जाता है या कुंड कह लीजिए, संदूक की तरह से होता है। तो इसको वैट कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैट। यह जो है लकड़ी का क्या है? एक वैट है यानी संदूक है। इस लकड़ी के वैट में ऊपर और नीचे लकड़ी का तख्ता लगा होता है जिसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो छिद्रित लकड़ी का तख्ता ऊपर और नीचे लगा रहता है। जो नीचे वाला तख्ता होता है इसमें जगह जगह पर छिद्र होते हैं जिसको ट्वियर कहा जाता है। यानी इस ट्वियर की सहायता से बाहर से वायु भीतर प्रवेश करती है, इसको ट्वियर कहते हैं, ट्वियर होता है। और दोनों तख्तों के बीच में लकड़ी का बड़ा बड़ा छिलका, लकड़ी का बड़ा बड़ा छिलका होता है। जैसे लकड़ी का पटरा है उसको रन्ना जाता है तो उससे पतला छिलका निकलता है, वह खुआ बोलते हैं। तो उस लकड़ी के छिलके को या लकड़ी का बुरादा मिल जाए तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसको पुराने सिरका में भिगो देते हैं, एक बार भिगो करके इसमें भर दिया जाता है और इसमें थोड़ा सा कार्बनिक लवण भी डाल दिया जाता है। तो पुराने सिरके में क्यों भिगोते हैं? इसलिए भिगोते हैं कि पुराने सिरके में पहले से माइकोडर्मा एसिटाई जीवाणु उपस्थित रहता है, तो उसमें चिपक करके वो आ जाएगा। और जो इसमें अकार्बनिक लवण थोड़ा मिला देते हैं तो वह उन जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करता है और ये जीवाणु बहुत तेजी से दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करते हैं और तेजी से अधिक मात्रा में यहाँ पर जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अब एथिल एल्कोहल के डाइल्यूट विलयन यानी तनु विलयन, जलीय विलयन को धीरे धीरे वैट में गिराया जाता है। वैट में यह पहले तख्ते से रिस करके लकड़ी के छिलके में आता है और यहाँ पर माइकोडर्मा एसिटाई जीवाणु होता है और वायु प्रवेश करती है। यहाँ पर किण्वन की क्रिया होती है और कुछ एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल में बदल जाता है और यह निचले तख्ते से टपक करके नीचे एकत्रित होता है एसिटिक अम्ल सिरका। फिर इसको हम क्या करते हैं, जब आ जाता है पूरा तो इसको उठा के फिर से इसमें डाल देते हैं। 2-3 बार इस प्रक्रम को हम क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो इस तरह से अंत में हमको जो है एसिटिक अम्ल का लगभग 6 से 10%, कितना? एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन प्राप्त होता है और 6 से 10% जलीय विलयन ही क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल हमारा कंपाउंड है, लेकिन एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन बनाया जाए तो वह जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम सिरके को बना लेते हैं और यह विधि कहलाती है शीघ्र स्रीकरण विधि। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो क्विक विनेगर विधि से सिरका प्राप्त हुआ यानी एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त हुआ, उस जलीय विलयन का अगर हम प्रभाजी आसवन करें यानी सिरके का प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो प्रभाजी आसवन करें तो हमको प्रभाजी आसवन करने पर शुद्ध एवं निर्जल एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी ऐसा एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा जो शुद्ध होगा और निर्जल होगा। तो शुद्ध और निर्जल एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। उस शुद्ध और निर्जल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, शुद्ध एवं निर्जल एसिटिक अम्ल को, इसको रखने पर, ठंडा करने पर, कम ताप पर रखने पर ये क्या होता है? बर्फ जैसे क्रिस्टलों के रूप में क्या होता है? जम जाता है।
बर्फ जैसा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल जो शब्द है ग्लेशियर से लिया गया है, और ग्लेशियर माने होता है बर्फ का टुकड़ा, हिमखंड होता है ना। तो इसी तरह से जब इसको ठंडा किया जाता है तो शुद्ध एसिटिक अम्ल बर्फ जैसे क्रिस्टलों के रूप में जम जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज। एसिटिक अम्ल के गुण, पहला गुण, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध का, सिरके जैसी तीखी गंध आएगी, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध का संक्षारक द्रव है। यानी शुद्ध या शुद्ध निर्जल एसिटिक अम्ल त्वचा पर लग जाए तो जलाने लगता है, इसलिए सिरका के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो शुद्ध नहीं होता। 6 से 10% जलीय, 6 से 10% एसिटिक अम्ल होगा, अब बाकी आपका 90 से लेकर के 94% क्या रहेगा, जल रहेगा, उतना तनु होता है, और तभी पीने पर वो तीखा लगेगा सिरका। और शुद्ध एवं आपको दे दिया जाए तब क्या हाल होगा, तो जला देगा, वह कोमल त्वचा को क्या करता है, जला देता है, तो वह संक्षारक होता है। जो एसिटिक अम्ल है वह जल में, एल्कोहल में, ईथर में क्या होता है, विलेय होता है, घुलनशील होता है। चूंकि यह कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, और यह जल में भी क्या होता है, विलेय होता है। जो एसिटिक अम्ल है यह दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल होता है, यानी दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल। एक क्षारकीय का मतलब इसकी क्षारकता एक होती है, यानी इसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है, और यह क्षार से क्रिया करेगा, तो क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्रिया करेगा तो CH3COOH, इस H वाले से H जो है यहां से विस्थापित होगा, आयनित होगा, और यहां पर Na आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। दूसरा देखिए अमोनिया से क्रिया है, अगर अमोनिया से क्रिया कराएंगे एसिटिक अम्ल का तो CH3CONH4, इसका नाम होता है बच्चों अमोनियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, लवण। और यदि अमोनियम एसीटेट को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर यहां से जल बाहर निकल जाता है, और CH3CONH2 यानी एसीटामाइड बन जाता है। CH3CONH2 जो CONH2 ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, तो यह एसिटिक अम्ल से बना है, तो एसीटामाइड चाहे एसीटेमाइड हो जाता है। अगली अक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, तो यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल है, साथ में H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया होगा। इस एसिटिक अम्ल में से OH निकलेगा और एथिल अल्कोहल में से H, OH और H निकल करके H2O बाकी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। एस्टरीकरण पर आपसे टिप्पणी पूछ देता है कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण से क्या तात्पर्य है, या एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की किसी एल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर तथा जल बनता है, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। जैसे अब एग्जांपल दे दीजिए, जैसे एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है, और ये वाली अभिक्रिया दिखा दीजिए, ये कंप्लीट आपकी टिप्पणी हो जाएगी। ठीक है, अगली अभिक्रिया देखिए हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण का मतलब यहां हैलोजन से क्रिया होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं
तो जो इसके एल्किल समूह के ये तीनों हाइड्रोजन हैं, ये क्रमशः एक एक करके क्लोरीन के द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन द्वारा विस्थापित होगा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो पहले एक H विस्थापित होगा तो यह Cl के रूप में निकल जाएगा, एक Cl आके जुड़ जाएगा तो CH2Cl COOH। फिर अगले स्टेप में और क्रिया होगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से, तो यहां से एक हाइड्रोजन और विस्थापित होगा तो आपका क्या बन जाएगा CHCl2COOH। फिर अभी आगे क्रिया होगी तो एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ ना, यह भी विस्थापित हो जाएगा तो क्लोरीन की संख्या 2 से बढ़कर के 3 हो जाएगी तो बन जाएगा CCl3COOH। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर CH2ClCOOH, यहां पर क्लोरीन आ गया है एसिटिक अम्ल में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, तो इसका नाम रखा जाता है मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल में का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो चुका है तो मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। 2 क्लोरीन आ गया तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, और अगला वाला आपका क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ भी क्रिया होती है। इस रिएक्शन का एक नाम है, क्या नाम है HVZ रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको HVZ कहते हैं, पूरा नाम हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, संक्षेप में HVZ रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया क्या है तो आप कह सकते हैं कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजन से अर्थात क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल समूह के हाइड्रोजन क्रमशः विस्थापित होकर हाइड्रोजन युक्त अम्ल बना लेते हैं। यह अभिक्रिया हेल्वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से यह हो जाएगा। अगली अभिक्रिया हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है PCl5। तो अगर एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ आप इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होगा CH3COCl बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, और क्या बन जाएगा POCl3 और HCl। POCl3 का नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए P2O5, यह निर्जलीकरण की क्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल का आप निर्जलीकरण करिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, यहां से जल बाहर निकल जाएगा तो CH3CO2, यह एनहाइड्राइड बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 अणु लेकर के उसमें से जल का 1 अणु बाहर निकाल दीजिए तो जो बनेगा वह उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कहलाएगा एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा एनहाइड्राइड। तो यहां पर एसिटिक अम्ल है तो जो एनहाइड्राइड बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा ना। और यहां से जलीय अभिक्रिया कहलाती है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, यानी जल के अणु का बाहर निकलना, यह कहलाता है निर्जलीकरण। यहां पर निर्जलीकारक है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगली अभिक्रिया देखिए एसिटिक अम्ल का अपचयन है। अपचयन, एसिटिक अम्ल का अपचयन, अपचयन का संकेत स्क्वायर ब्रैकेट में H लिख दिया जाए। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट में O, चाहे वैसे ही O लिख देते हैं तो ऑक्सीकरण माना जाता है ना, और H लिख दिया जाए तो अपचयन। अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां पर LiAlH4 एक अपचायक है। जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीकारक होना चाहिए तो अपचयन की क्रिया में क्या होना चाहिए अपचायक। और LiAlH4 यह एक अपचायक है, इसका नाम होता है
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। तो एसिटिक अम्ल का ऑप्शन किया जाता है तो देखिए एथिल एल्कोहल बन जाता है। एथिल एल्कोहल, हाइड्रोजन यहां जुड़ती है, एथिल एल्कोहल और जल। अभी आपने देखा था कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे थे तो एसिटाल्डिहाइड और फिर उससे एसिटिक अम्ल बन रहा था ना प्रिपरेशन में। तो एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल का अपचयन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल बन गया। देखिए कन्वर्जन में पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, फिर पूछ देगा कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाना होगा तो अपचयन, और एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना होगा तो ऑक्सीकरण। ठीक है ना? देख लीजिए एथिल अल्कोहल में एक ऑक्सीजन और एसिटिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण कराएंगे। एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाना है तो एसिटिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन, एथिल अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम न हो रहा है बनने पर, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो अपचयन कर देंगे यहां पर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आपका लवणों के साथ अभिक्रिया है। जैसे एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण ले लीजिए, सोडियम एसीटेट, और NaOH से क्रिया कराते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन दोनों का मिश्रण कहलाता है सोडा लाइम। क्या कहलाता है? सोडा लाइम। और सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को तो वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होती है, विकार्बोक्सिलीकरण। CO2 बाहर निकलता है, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, Na निकल जाएगा, यहां से H आके जुड़ जाएगा तो CH3 में H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH4, मेथेन बन गया, एल्केन बन गया। एक कार्बन कम हो गया, देखिए CH3CO Na, यहां 2 कार्बन हैं और यहां मेथेन बन रहा है एक ही कार्बन का ना, तो एक कार्बन निकल गया CO2 के रूप में, और CO2 और NaO और Na ये मिलके Na2CO3 बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। कैल्शियम एसीटेट है, एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण, तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाए तो CH3COCH3 यह एसीटोन कहलाता है, कीटोन है, तो एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट लिया जाए तो इनके मिश्रण को गर्म किया जाएगा तो एसीटल्डिहाइड बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और यदि एसिटिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, एसिटिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया, यह कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो यहां पर मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए CH3 भी मेथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस अभिक्रिया को कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर या बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया ये कहलाती है। ठीक है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया बोरोडिन हुंसडीकर या हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर, एसिटिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर बन जाता है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखिए CH3COH प्लस N3H
हाइड्रोजोइक अम्ल में 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन होता है। अगर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कर देंगे तो वह क्या कहलाएगा? NH3। और NH3 का नाम क्या होता है? अमोनिया होता है। NH3 अमोनिया। N3H यानी नाइट्रोजन 3 है 1 हाइड्रोजन है तो यह कहलाता है हाइड्रोजोइक अम्ल कहलाता है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करेंगे CH3 NH2 बन जाता है, CO2 और नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये रहा हम लोगों का एसिटिक अम्ल का गुण। इसके बाद उपयोग देखिए एसिटिक अम्ल के क्या उपयोग हैं। पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग है सिरका बनाने में। एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन एसिटिक अम्ल कहलाता है। और एसिटिक अम्ल का उपयोग प्रिजर्वेशन के रूप में भी किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में। खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, अचार बनता है तो उसमें सिरका पड़ता है ना। औषधि बनाने में, रंग बनाने में, इत्र बनाने में, विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने में, एसिटिक अम्ल से विभिन्न प्रकार के यौगिक हम लोग बनाते हैं। यह हम लोगों का एसिटिक अम्ल के बारे में विधिवत अध्ययन था।